हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस एक ही वीडियो में वन शॉट में साइबर सिक्योरिटी दुनिया के जितने भी फंडामेंटल आइडियाज हैं वो आपके समक्ष में पेश करने वाला हूं। इन शॉर्ट बोलूं तो इस वीडियो के आखिर तक आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया आपको मिल जाएगी कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है और साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। इन सभी फंडामेंटल प्रश्नों के उत्तर बड़े ही डिटेल में आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने के लिए अपने वही देसी बिंदास अंदाज में आपके समक्ष में प्रकट हो गया हूं जी। अब इस वीडियो को कौन कौन देख सकता है, ऐसा प्रश्न हर व्यूअर के दिमाग में आता है। देखिए जी, हर कोई इस वीडियो को देख सकता है। मान लीजिए अगर आपकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें अगर साइबर सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स की रिक्वायरमेंट है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देख सकते हैं, सारी डिटेल्स इसमें शेयर की गई हैं। मान लीजिए आप कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें साइबर सिक्योरिटी की दुनिया के फंडामेंटल्स आपको पता होने ही चाहिए, तो भैया ये वीडियो आप ही के लिए है। मान लीजिए आप सेमेस्टर एग्जाम, इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं भैया कि ये वीडियो जो है सिर्फ मैं मुंबई यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोलकाता यूनिवर्सिटी या पुणे यूनिवर्सिटी के लिए बना रहा हूं, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज। अब आप खुद ही देखिए ना यार, साइबर सिक्योरिटी की जो दुनिया है उसके जो फंडामेंटल है वो एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में बदलेंगे तो नहीं ना, वो तो खैर वही रहेंगे क्योंकि वो फंडामेंटल्स हैं। तो चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं, यह वीडियो आप ही के लिए है अगर आप अपने सेमेस्टर या यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर मैं बताऊं, आपका इनमें से कोई पर्पस नहीं है जो मैंने अभी मेंशन किए हैं, आप बस भैया फ्यूचर के लिए कंसर्न्ड हैं और पता है आपको कि साइबर सिक्योरिटी की थोड़ी बहुत जानकारी होना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर आप थोड़े से भी अवेयर होना चाहते हो, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानने की थोड़ी बहुत भी अगर इच्छा रखते हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। जरूर इस वीडियो को अंतिम सेकंड तक देखना, आपको साइबर सिक्योरिटी दुनिया से प्यार हो जाएगा और उसकी जरूरत भी क्यों है ये भी पता चल जाएगा। इसमें जितने भी टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उनका सबका टाइम स्टैम्प जो है मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। इन केस यू आर इंटरेस्टेड एनी इन स्पेसिफिक टॉपिक, यू कैन जस्ट डायरेक्टली जंप टू द टाइम स्टैम्प एंड जस्ट एंजॉय द लर्निंग। और दोस्तों अभी शुरू मैं करने वाला हूं अपना कार्यक्रम, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप सबसे। देखिए यार, जो अभी आप अपने समक्ष देख रहे हो प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स है, ये कोई मैंने एआई वगैरह के थ्रू जनरेटेड इमेजेस वगैरह आपके सामने नहीं रखे हैं। लो एफर्ट काम अपन नहीं करते भैया, बहुत ज्यादा हाई एफर्ट इसमें लगे हैं। ये मेरी खुद की हैंड राइटिंग है क्योंकि मैं वो एक पर्सनल फील जो है अपने टीचिंग के वक्त हर वक्त रखना चाहता हूं। तो ये जो भी अपन पढ़ाने वाले हैं ये अपने वही हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ाने वाले हैं, जिसमें भैया टू द पॉइंट सारे कीवर्ड्स और मुद्दे मेंशन किए गए हैं, सो दैट योर डोंट इवन 1 सेकेंड इज गेटिंग वेस्टेड। तो यार इतनी मेहनत की है, कंटेंट रिसर्च किया है, हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, रिकॉर्डिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे, इतना सारा तामझाम, इतना एफर्ट जो इसमें इन्वॉल्व है। बस इन रिटर्न आपसे एक ही दरख्वास्त है, एक ही रिक्वेस्ट है जो सिर्फ आप ही कर सकते हो और बिल्कुल एफर्टलेस काम है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी, अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, भूलिए मत दोस्तों, मेरे लिए बहुत मायने रखती है ये चीज। और अंत में भैया सब्सक्राइब कर दीजिए अपने प्यारे से 5 मिनट्स इंजीनियरिंग चैनल को। 1 मिलियन के बड़े नजदीक अपन अभी पहुंच रहे हैं और ये गति थोड़ी और स्फूर्ति, जो फास्टनेस जो है इसे और प्रोवाइड की जा सकती है अगर आप फटाफट फटाफट भैया सब्सक्राइब करते चलेंगे चैनल को, तो हम जल्द ही 1 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। डोंट वरी, अपनी तरफ से मेहनत और एफर्ट की कमी नहीं होने वाली है। अपन फुल एफर्ट मारते हुए ऐसी अमेजिंग कंटेंट आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं भैया साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स को डिस्कस करना। सबसे पहले तो सर जी ये प्रश्न का उत्तर दीजिए कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, ये क्या चीज है? हमको बिल्कुल नहीं पता, इसके बारे में कोनो आइडिया नहीं है। बताइए साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, ये किसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं बड़े सिंपल, सीधी और सादगी भरी भाषा में। इट्स द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग। अच्छा जी, काहे की प्रैक्टिस हो रही है? क्या किया जा रहा है? किसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है? किसे बचाया जा रहा है? बचाया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है आपके डिजिटल सिस्टम को, जिस पे अभी लेट से आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जिस पे ये वीडियो मैंने एडिट किया है। हम चारों तरफ से अपने डिजिटल सिस्टम से जो है घिरे हुए हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। जो भी आपके नेटवर्क्स हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना। जो भी एप्लीकेशंस है लेट्स से जिस पे मैंने वीडियो एडिट किया है, जिस पे आप बहुत सारे अपने डे टू डे रूटीन वाले जो काम है उनको अंजाम देते हो, ऐसे बहुत सारे अलग अलग विविध फील्ड वाले जो एप्लीकेशंस है जो आपके हेल्पफुल रहते हैं, उन एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सब कुछ करते दरमियान
इन सबको बचाते दरमियान, ये वर्किंग के दरमियान जो भी जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं डेटा, अब जैसा मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये क्या है? ये एक प्रकार का डेटा ही तो है, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट, ये एक डेटा ही तो जनरेट हो रहा है। सही बात है कि नहीं? ऐसे बहुत सारी हमारी चैटिंग्स रहती हैं, हमारा बहुत सारा सोशल मीडिया कंटेंट रहता है, हमारे बहुत सारे एक्टिविटी लॉग्स रहते हैं कि अगर आप कहीं भी वेबसाइट पे जाते हो तो आपने क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ये सारे जो आपके लॉग्स हैं, मॉनिटरिंग जो डिटेल्स हैं, ये सारा डेटा ही तो है। और आजकल की दुनिया में जब ये इंटरनेट इतना बूम कर रहा है और इतना सस्ता हो गया है, तो भैया डेटा तो भाई बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है। डे टू डे रूटीन अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा ही जनरेट हो रहा है। डे टू डे छोड़ दीजिए, आवरली बेसिस, सेकंड बेसिस पे इतना सारा डेटा जनरेट हो रहा है दैट यू कांट इवन इमेजिन। बहुत सा डेटा जो है इररिलेवेंट भी होता है, बहुत रिलेवेंट भी होता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल भी होता है, बहुत ज्यादा पर्सनल भी होता है, बहुत ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड, ऑर्गेनाइजेशनल ओरिएंटेड भी होता है। तो यार ये सभी पर्सपेक्टिव को हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन किससे प्रोटेक्ट करना है? वी हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। भाई तेरे को मंजूरी किसने दी है डेटा हैंडल करने की, सिस्टम हैंडल करने की, नेटवर्क में घुसने की, एप्लीकेशन को मैनिपुलेट करने की? तेरे को किसी ने परमिशन दी है? तेरे पास परमिशन लेटर है? नहीं ना, तो तू अनऑथराइज्ड है। तू कैसे आ गया? अब तू आया तो आया भैया, तूने उसके अंदर अटैक्स भी करवाए, तूने डैमेज भी करवा दिया पूरे सिस्टम में, एप्लीकेशन में, सब शट डाउन हो गया है। ये चीज हमें नहीं होने देनी है। From this kind of stuff we have to protect these all the things, and that's what we are actually trying to achieve by cyber security. We are providing a security to our cyber world, चाहे फिर उसकी लिमिट्स पर्सनल लेवल पे हो, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हो, या नेशनल लेवल पे हो, या वर्ल्ड वाइड लेवल पे हो, हमें सिक्योरिटी की सख्त जरूरत है। और ये चीज आपको अभी से पता लगना जरूरी है। चलिए मैं आपके सामने एक ऐसी दुनिया का नजारा रखता हूं जिसमें देयर इज नो साइबर सिक्योरिटी। देयर इज नो, मतलब सिंगल पीस, नॉट इवन अ सिंगल परसेंटेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज देयर। तो मैं आपको दिखाता हूं या दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके की चीजें हो सकती हैं। डर लग सकता है थोड़ा सा आपको, लेकिन ठीक है, टेंशन ना लीजिए। दिस इज जस्ट इफ नॉट वाली केस है, अभी तो फिलहाल है। ठीक है, सबसे पहली बात, जैसे मैंने डेटा की बात की थी, मैसिव डेटा ब्रीच। यस, बिल्कुल, आपका जो डेटा आप जनरेट कर रहे हो या जनरेट कई साल पहले हो चुका था, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंशियल नहीं है। उसकी प्रिवेसी की धज्जियां कभी भी उड़ सकती है। डेटा कभी भी लूज हो सकता है, डेटा को चुराया जा सकता है, डेटा को कोई भी बिना परमिशन के रीड कर सकता है, क्योंकि वहां कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। तो आप डेटा जनरेट करने से डरोगे, कहीं भी कुछ भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से डरोगे, क्योंकि आप पता नहीं इसका क्या होगा क्या नहीं, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये आप अपने बुरे से बुरे ख्यालों में या फिर सपनों में भी विचार नहीं कर सकते। लॉस ऑफ ऑनलाइन प्रिवेसी, यही मैंने बात किया ना। अब भैया आप अगर बस इंटरनेट पे आ गए, ऑनलाइन दुनिया से अगर कनेक्ट हो गए किसी भी डिवाइस के थ्रू, तो आपको जो ये अटैकर्स हैं ये पूरी तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं, पूरी तरीके से देख सकते हैं कि आप कहां हैं, आपने क्या पहना है, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, आप आगे कहां जाने वाले हो। ये सारी गतिविधियां, आपकी पूरी जो पर्सनल प्राइवेसी है, वो पूरी लाइफ की धज्जियां उड़ जाएगी जैसे आप ऑनलाइन आ जाओगे। खैर अभी भी थोड़े से जो है इसके रिलेवेंट ट्रेसेस जो हमें देखने को मिलते हैं, जबकि साइबर सिक्योरिटी स्टिल एग्जिस्ट करती। तो आप ये सोच के देखिए, जब वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी तब तो भैया सभी खुली किताब हैं, सभी के सभी खुली किताब है। जो पन्ना पलटो आपके बारे में जानकारी इजीली हासिल हो जाएगी, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये दुनिया ऐसी हो जाएगी ना जिसमें अटैकर्स को बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ पीनट्स फॉर देम, क्रैकिंग अ पीनट्स इन देयर टीथ। इतना सिंपल मामला हो जाएगा। फिर बात करते हैं पेमेंट फ्रॉड, ये तो सबसे ज्यादा होगा। खैर हम लोग उस टाइम तक तो विश्वास रखना भी भूल जाएंगे, हम लोग कैश के ऊपर आ जाएंगे। जब हम लोग, आजकल तो भैया ऑनलाइन पेमेंट इतने हो रहे हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप खुद से पूछ के देखिए, आपने आज कितने ऑनलाइन पेमेंट किए, आपको आंकड़ा मिल जाएगा। आपने परसों कितने किए हैं, उससे पहले कितने किए, पिछले हफ्ते कितने किए थे। अगर आपको याद नहीं तो आपके देखिए वो रिकॉर्ड्स होते हैं पेमेंट के, वो देखिए, वो चेकआउट करिए। अब इस दुनिया में जहां पे साइबर सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, जहां पे आपका डेटा तुरंत लीक हो सकता है, जहां पे आपकी लाइव एक्टिविटी, लाइव ट्रांजैक्शंस को तुरंत डाइवर्ट करके उस पेमेंट को खुद अटैकर अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकता है, और आपको लगेगा यार पेमेंट तो हो गया था लेकिन जिस तक पहुंचना था उस तक पहुंचा ही नहीं। इट इज नॉट एट ऑल सिक्योर लाइन टू मेक द पेमेंट अक्रॉस वन एंड टू अनदर एंड। ये बातचीत आपको समझनी, काफी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं।
तो इस वजह से आपका जो ट्रस्ट है, भरोसा, जो पेमेंट एप्लीकेशंस या आपके गेटवेज हैं उनके ऊपर से पूरी तरीके से उड़ जाएगा। अगर कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, आपके पैसा भैया रिस्क में रहेगा। इमरजेंसी सर्विसेज शटडाउन या फिर अटैक्ड, यस बिल्कुल, आपकी जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज है जिनके साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो और वो कनेक्शन जो है ऑनलाइन लाइक इक्विपमेंट्स के साथ होता है या डिवाइसेस के साथ होता है या फिर नेटवर्क्स के साथ आप कनेक्ट करते हो, जैसे आपकी मेडिकल सर्विसेज लेट्स कंसीडर, उसमें कितने सारे अप्लायंसेज होते हैं जिनको एक नेटवर्क, आप ऐसे कह सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, इंटरनेट की जरूरत पड़ती है प्रोसेसिंग के लिए या फिर भैया ऑपरेटिंग के लिए, तो उसको इजीली शट डाउन करवाया जा सकता है, उस पर अटैक किया जा सकता है, उस पर मेलिशियस इंफॉर्मेशन दिखाई जा सकती है। उस वक्त आप क्या कर लोगे? बराबर है कि नहीं? वो तो इमरजेंसी सर्विसेज है, उनको तो बहुत हैंडल विथ केयर करना चाहिए, लेकिन अब हैंडल के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो क्या ही और किसकी केयर कर लोगे, ये समझना है। क्लासिफाइड इन्फो लॉस्ट बाय गवर्नमेंट, जैसे मैंने बोला कि अगर हम नेशनल लेवल पे या वर्ल्ड वाइड लेवल पे अपने डेटा की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही हाईली क्लासिफाइड है, कॉन्फिडेंशियल है, किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अगर भैया वो लॉस हो गई तो, जो कि बिल्कुल हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, कोई साइबर सिक्योरिटी नहीं है तो भैया वो आसानी से लूज की जा सकती है, तो गवर्नमेंट का अपना एज सच कोई प्रिवेसी, उस नेशन का एज सच कोई कॉन्फिडेंशियलिटी बचेगी ही नहीं। सब कुछ एक दूसरे के सामने खुली किताब है, ये बोलेगा तूने ऐसे किया, वो बोलेगा तूने ऐसे किया, क्योंकि सबको सब कुछ पता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नो सिक्योर कम्युनिकेशन, जैसे अभी भी हमको लगता है हाँ? अभी भी हमको लगता है कि यार मैं किसी और से बात कर रहा हूं, एक दूसरे से बात कर रहा हूं, तो कहीं कोई मेरी बात सुन तो नहीं रहा, मे बी समवन इज लिसनिंग। अभी भी हम लोगों के दिमाग में ये शंका रहती है, मे बी समवन इज लिसनिंग। लेकिन जब साइबर सिक्योरिटी नहीं रहेगी और आपने अगर कोई मान लीजिए ऑनलाइन वीडियो कॉल लगा दिया या फिर भैया आपने कोई कॉल, फोन कॉल लगा दिया, वहां तो गारंटीड कोई ना कोई आपकी बात सुन रहा है। कैसा लगेगा आपको? यहां तो मे बी है, मतलब हो भी सकता है या फिर ज्यादातर केसेस में नहीं होगा, ये वाली चांसेस है। लेकिन वहां पे जब साइबर सिक्योरिटी नहीं रहेगी, वहां तो गारंटीड आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत, एक एक बात, एक एक सेंटेंस, एक एक शब्द जो है वो पूरी तरीके से क्लियरली सुना जा रहा है, उसे इंटरप्रेट किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है और आपके विरोध में उसे यूज किया जाएगा। कैसा लग रहा है दुनिया? तो समझ लीजिए साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है। उसके बाद सबसे खतरनाक चीज, ऑटोनॉमस व्हीकल आईओटी डिवाइसेस बिकम डेंजरस। बिल्कुल सही बात है, जितने भी आपके ये व्हीकल्स आजकल आप सेल्फ ड्राइविंग कार देखते हैं ऑटोनॉमस, जो भैया खुद के मालिक हैं, खुद हम देख लेंगे कहां स्टीयरिंग घुमाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, रियल टाइम में ट्रैफिक को एनालाइज करेंगे और पेडेस्ट्रियन वगैरह उनको एनालाइज करेंगे, उस हिसाब से हम अपनी गड्डी जो है चलाएंगे। आईओटी डिवाइसेस जो कि डिवाइसेस को स्मार्ट बनाता है, एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज और कम्युनिकेट करवाने पे मजबूर करता है। मान लीजिए अगर ये सारी चीजें अटैकर्स के हत्थे चढ़ गई, जो कि बड़ी आसान है, इसमें लो एफर्ट काम होगा भैया। नो साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में अटैकर्स के लिए एफर्टलेस काम हो जाएगा। बिल्कुल इन ऑटोनॉमस व्हीकल्स के डायरेक्शंस को मैनिपुलेट करना, जो गाड़ी सीधी सीधी रास्ते पे चल रही थी वो एकदम टर्न लेके फुटपाथ पे भैया 100 की रफ्तार से चलने लग जाएगी। अब आप खुद सोच सकते हैं इसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। आईओटी डिवाइसेस मैलिशियस हो जाएंगे, गलत इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे को पहुंचाने लग जाएंगे, आपकी जितने भी डिवाइसेस हैं वो करप्ट हो जाएंगे और डैमेज क्रिएट होगा। तो देखिए कितना डेंजरस चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और है, वोटिंग सिस्टम कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल सही बात है, जो भी आपके नेशन में, नेशन वाइड या फिर आप कह सकते हैं राज्यों में या स्टेट में जिस भी लेवल पे आपके इलेक्शंस होते हैं, जो भी वोटिंग होते हैं, उनको इजीली कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, इजीली उनके वोट्स मैनिपुलेट किए जा सकते हैं और आप भैया कह सकते हैं कि हाँ यार ये जीत गया, लेकिन यू वोंट बी विद अ गारंटी सेइंग कि हाँ ये सच में जेन्युइनली जीता है। आपको फिर भी बैक ऑफ द माइंड एक कंफ्यूजन रहेगा, शायद यार इसका ना वोटिंग जो है मशीन वो कॉम्प्रोमाइज हुआ था, शायद वाला रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा। और अगर नो सिक्योरिटी, लाइक नो साइबर सिक्योरिटी दुनिया में जाओगे तो आप ये फॉर श्योर कह सकते हो। तो हमें ये जो वोटिंग सिस्टम है हमारा, उसे कहीं ना कहीं अपग्रेड करना होगा, डाउनग्रेड करना होगा या कोई अल्टरनेटिव ढूंढना होगा कि भाई इसको सही तरीके से किया जा सके। लगी थोड़ी सी ये डरावनी दुनिया, लगी थोड़ी सी ऐसी चीज है जी ये। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत गहन ज्ञान होने की जरूरत है, लेकिन कम से कम प्री रिक्विजिट्स तो कवर कीजिए, बेसिक्स तो जानकारी हासिल कीजिए, पता तो हो कि भैया ये नहीं होगा तो हमारा क्या क्या हो सकता है, वो मैंने अभी आपको बताया। एक बेसिक एग्जांपल के साथ अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी इज व्हाट दिस इज टू द बैंक। मान लीजिए आपकी एक बैंक है जिसमें भैया भर के पैसा पड़ा हुआ है, सही बात है,
और अब देखो यार, जज मत करना मेरे को ना यार, ये चोर बनाना मतलब ड्राइंग इतना ढंग का नहीं आता। आप देख सकते हैं इसमें से कुछ चीजें मेरे को ही नहीं पता मैंने क्या बना दिया है, लेकिन समझो मुझे चोर नहीं बनाना आता, तो मैंने बोल दिया चलो CHOR, बस इतना लिख देते हैं, आप समझ जाओगे चोर। अब चोर और बैंक के बीच में जो है वो आपका साइबर सिक्योरिटी है। जैसे कि रियल लाइफ एनालॉजी के साथ बात करूं तो जैसे आपका सबसे पहला लेवल है सिक्योरिटी गार्ड। आप सिक्योरिटी गार्ड को पास कर, पहला तो वही लेवल होगा, पहला वही लेयर है, पहले उसको पास करके बैंक के अंदर जाना होगा, सही बात है, पहले वो क्लियरेंस। उसके बाद कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए आई थिंक ये अपन ने, हाँ, कैमरा, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए जो आपका सीसीटीवी कैमरा है वो भी आपके ऊपर नजर रखेगा, मतलब एक तरीके से कंट्रोल रखेगा, मॉनिटरिंग करेगा। और ये क्या बना दिया यार मैंने, ये तो मेरी पहचान में नहीं आ रहा, ये कुछ चाबी, हाँ चाबी, एक मिनट, हाँ लॉक लॉक ये मैं बोला ना यार, कुछ चीजें मैं बना देता हूं लेकिन मेरी पहचान में नहीं आती कि मैंने क्या बना दिया यार। हाँ, काइंड ऑफ की लॉक सिस्टम जो है, जो कि आपको एक और लेयर ऑफ सिक्योरिटी आपके पैसों के लिए जो प्रोवाइड करता है, वो भी एक चीज आ गई। और एक होता है अलार्म सिस्टम होता है, कैमरा सर्विलेंस जैसे मैंने बात की, ये उसी में आ जाता है कि अगर मान लीजिए अगर कुछ डिटेक्ट हो गया, कुछ रॉबरी डिटेक्ट हो गई, तो उस केस में भैया अपन जो है यहां पे अलार्म सिस्टम से तुरंत सबको जो है चेतावनी दे सकते हैं, सबको बता सकते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, सिस्टम में कोई ना कोई लेवल का ब्रीच जो है यहां पे इंट्रोड्यूस या डिटेक्ट किया गया है। तो ये सब चीजें अगर मिला ली जाए तो दिस इज व्हाट अ साइबर सिक्योरिटी लुक्स लाइक फॉर आवर वर्ल्ड, फॉर आवर डिजिटल वर्ल्ड, व्हाट इट इज फॉर बैंक। तो ये बैंक और चोर के बीच में एक बहुत ही बड़ी दीवार बन के सब खड़े रहते हैं। इस एग्जांपल के थ्रू आई थिंक अभी आपको और क्लियरिटी मिल गई होगी। अब कई बार स्टूडेंट्स जो कंफ्यूजन कर बैठते हैं अपने दिमाग में, चलिए पहले उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। एक क्लियर डिफरेंशिएशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के बीच में आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। हालांकि कुछ सेम बट डिफरेंट वाली वाइब आती है, बट वो क्या क्या सेम है, क्या क्या डिफरेंट है, उसके बारे में तो थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि नहीं। तो चलिए बातचीत करते हैं। बातचीत होगी भैया सबसे पहले पॉइंट से, दैट इज प्रोटेक्टिंग क्या। हां, मानता हूं यहां पे आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मतलब यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन विच एवर फॉर्मेट इट इज, जिस भी फॉर्मेट में हो भैया हमको बस इंफॉर्मेशन को सुरक्षा प्रदान करनी है, चाहे वो डिजिटल फॉर्मेट में हो, पेपर फॉर्मेट में हो, वर्बल फॉर्मेट हो, या फिर भैया इट्सेल्फ फिजिकल फॉर्मेट में आपके समक्ष वो इंफॉर्मेशन मौजूद हो, हमको उसकी सुरक्षा करने की है। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का सबसे पहला फोकस पॉइंट होता है। साइबर सिक्योरिटी में हमारा क्या प्रोटेक्ट करना है भैया, हमको इंफॉर्मेशन तो प्रोटेक्ट करनी है, और साथ ही साथ जो सिस्टम है जिसमें वो इंफॉर्मेशन है, ये हमारे एक्टिविटीज हैं, उसको इन डिजिटल या ऑनलाइन वर्ल्ड ओनली, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन या सिस्टम है जो कि डिजिटली जुड़ा हुआ है, जो कि डिजिटली फॉर्मेट में अवेलेबल है, जो ऑनलाइन दुनिया में अवेलेबल है, दिख रहा है, उस वर्ल्ड में हमें उसकी सुरक्षा करनी है। तो वो ओनली पे आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं कि ज्यादा फोकस कहां किस चीज पे रहता है। यहां जैसे मैंने बताया कि आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस है, इंफॉर्मेशन के ऊपर के जो ये CIA, डोंट वरी, इसको अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। मोर फोकस ऑन CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, इन 3 पिलर्स के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर सारा खेल जो है, सारा फोकस जो है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का रहता है। डोंट वरी, इसके बारे में आगे बड़ी गहन चर्चा हम करेंगे कि ये क्या होता है, ये क्यों होता है, बाकी सारी बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां साइबर सिक्योरिटी में फोकस क्या होता है, CIA भी होता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, वो भी पार्ट होता है, जब हमारे इंफॉर्मेशन डेटा इन्वॉल्व होता है तो वो भी होता है। लेकिन यहां और फोकस जो है थोड़ी और बड़ी लेवल पे, जैसे कि फोकस ऑन प्रिवेंटिंग साइबर अटैक, कि हमारे सिस्टम पे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे एक साइबर अटैक हो गया, उसको कैसे बचाया जाए, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, हैकिंग को कैसे रोका जाए, अनऑथराइज्ड एक्सेस को कैसे भैया ब्लॉक किया जाए। आप बात समझ रहे हो, इन सब को हम लोग यहां पे मेंटेन करते हैं, फोकस करते हैं। उसके बाद अगर आप यहां पे एग्जांपल के तौर पे देखोगे तो किस लेवल पे, जैसे फिजिकल लेवल पे सिक्योरिटी आप अगर देखोगे तो जैसे लॉक्ड रूम आपके होते हैं, जिसमें आपके कॉन्फिडेंशियल लाइक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, एक्सेस कार्ड्स होते हैं कि भैया तू कहां कब एक्सेस कर सकता है किस चीज को, उसके लिए तेरे पास कार्ड होगा, उस कार्ड में सारी इंफॉर्मेशन एम्बेडेड होगी, तू यहां जा सकता है, यहां नहीं जा सकता, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद डॉक्यूमेंट कंट्रोल रहता है कि आप किस डॉक्यूमेंट को देख सकते हो, कौन सा डॉक्यूमेंट आपके सामने ब्लर आउट हो जाएगा क्योंकि आपको उसका ऑथराइजेशन नहीं है, वो सब चीजें इसमें आ जाती हैं। टेक्निकल सिक्योरिटी की इसमें हम ज्यादा बात करते हैं, ऑनलाइन सिक्योरिटी की इसमें हम ज्यादा बात करते हैं, जिसमें हम फायरवॉल्स आते हैं, एंटीवायरस आता है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स आते हैं, नेटवर्क डिफेंस डिवाइसेस आते हैं, ये सब चीजें जो हैं आपके साइबर सिक्योरिटी में काउंट अप की जाती है। अब मेन मुद्दे का खुलासा होगा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज लाइक अ बिगर अम्ब्रेला, ये बिगर अम्ब्रेला, बड़ी छतरी है, इट्स अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और इस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंडर छोटी छतरी, छोटा छतरी कौन है, इट इज अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, दैट इज साइबर सिक्योरिटी।
तो ये बड़ी छतरी है और साइबर सिक्योरिटी उसके अंडर फॉल करने वाली कुछ स्पेसिफिक रीजन्स को टारगेट करने वाली एक सबसेट, एक छोटी छतरी है। ये जो आपको बात समझनी है, एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखोगे, जैसे कि एक जनरल फिजिकल लेवल पे अगर मैं बात करूं, प्रोटेक्टिंग अ फिजिकल फाइल कैबिनेट, उसे कैसे कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे, क्या लॉक लगाओगे, क्या एक्सेस कंट्रोल रखोगे, क्या मॉनिटरिंग रखोगे, वो बातचीत। और यहां पे प्रोटेक्टिंग एन ऑनलाइन डेटाबेस, जो कि आप भैया हर कंपनी का भी आजकल तो ऑनलाइन डेटाबेस होता ही है, ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उसमें आप रूल्स लगा सकते हो, कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता, कौन क्या मैनिपुलेट कर सकता है क्या नहीं कर सकता। ये सारी चीजें प्रोटेक्शन के लिए की जाती हैं ताकि आपका डेटाबेस जो है कंपनी का वो सुरक्षित रहे। तो वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है। वो चीजें आपको समझनी है। एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है जो कि मैंने क्लियरली यहां पे इलस्ट्रेट कर दिया है, और वो थिन लाइन जो है वो थोड़ी कर्वी लाइन थी जो यहां पे आपकी एंड हो जाती है। अब बात करते हैं जी कुछ कोर टर्मिनोलॉजीज की। आपके इस रिस्पेक्टिवली साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनसे आपका आए दिन आमना सामना होता रहेगा। तो इसीलिए भैया इनको पहले ही थोड़ा समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो ना भैया। पहले अगर मैटर क्लियर हुआ तो कैसे आसान होता है। अब इसको मैंने समझाने के लिए बहुत ही ज्यादा रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी एग्जांपल्स का इस्तेमाल किया ताकि इसको समझने में आपको बिल्कुल भी तनिक भी कष्ट ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसेट। एसेट क्या होता है? इस शब्द को तो आपने कई बार अपनी लाइफ में सुना होगा, भाई तू एसेट है मेरी लाइफ का, है लाइबिलिटी नहीं है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका घर, हाउस आपका एसेट है, आपकी जमीन है, आपका घर है, ये आपका एसेट है। नाउ व्हाट इज अ थ्रेट? थ्रेट मतलब थीफ, चोरी, चोर, ये थ्रेट है। आपका अगर घर है तो इसमें सबसे बड़ा थ्रेट आपके लिए क्या है? चोरी हो सकती है, चोर आ सकता है, तो वो चोर जो है वो आपके लिए एक थ्रेट है। वल्नरेबिलिटी मतलब क्या? वीक पॉइंट, वीकनेस। जैसे कि आपने, अरे भाई खिड़की खुली छोड़ दी, अरे यार बाहर घूमने जा रहे थे, घर को तो लॉक कर दिया लेकिन खिड़की खुली छोड़ दी, अब टेंशन है, वल्नरेबल है क्योंकि अभी हमारा घर ज्यादा, वीक पॉइंट छोड़ दिया, वहां से तुरंत चोर आ सकता है। बात समझ रहे हो? इस तरीके से इन टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करो। रिस्क मतलब क्या? फाइनली सबसे बड़ी रिस्क क्या है? मैं बाहर निकला हूं घूमने के लिए, मेरे दिमाग में एक सोच विचार है, खिड़की खुली है, घर मेरा एसेट है, उसमें बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, जो रिस्पेक्टिवली थ्रेट मेरे पास है, थीफ, वो घर में आके क्या करेगा? चोरी करेगा, रॉबरी करेगा। ये सबसे बड़ा ख्याल है मेरे दिमाग में, ये सबसे बड़ा टेंशन है मेरे दिमाग में। सही बात है कि नहीं? अटैक, अटैक मतलब फाइनली कर दिया भैया, जिसका डर था वो हो गया, ब्रेक इन हो चुका है, एक्चुअल अटेम्प्ट जो है वो चोरी का हो चुका है भैया, मेरे को मोबाइल में सिग्नल आ चुका है, चोरी चोरी, रिटर्न मारो, ट्रिप कैंसिल करो, चोरी हो रही है इस तरीके से। डिटेक्शन, जैसे मैंने अभी आपकी बात किया कि सिग्नल वगैरह भेजा जाएगा, अलार्म जो है वो सिस्टम रिंग होगा, कैमरा सिग्नल जो है वो सेंड किए जाएंगे, तुरंत अनयूजुअल एक्टिविटी को कैप्चर करके कैमरा वो इमेजेस आपके फोन पे सेंड करेगा ताकि आप समझ पाओ कि कितने हैं, क्या चुरा के लेके जा रहे हैं, कब आए थे। ये सारी डिटेक्शन वाले फंडे में आ जाता है। अब बात करते हैं ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन। डोंट वरी, इसको आगे हम लोग ट्रिपल ए मॉडल में भी और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बट बेसिक व्यू आपको मैं बता देता हूं इस एनालॉजी के पर्सपेक्टिव में। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या? कीज एंड फिंगरप्रिंट लॉक। यहां पे ये टी लगा दो भैया ये फिंगरप्रिंट लॉक मतलब अगर आप ऑथेंटिक वैलिड पर्सन है तो आपके पास उस घर की चाबी होगी, आपका थंबप्रिंट रजिस्टर्ड होगा, तो आप अपने थंबप्रिंट के थ्रू या फिंगरप्रिंट के थ्रू जो है अपने उस डोर को अनलॉक करके उसके अंदर जा सकते हैं। तो आप एक ऑथेंटिक पर्सन, एक वैलिड पर्सन है फॉर दैट हाउस। लेकिन जो रिस्पेक्टिवली पर्सन जैसे चोर, थीफ हो गया, उसके पास तो इसमें से कुछ भी नहीं होगा, तो वो ऑथराइज नहीं होगा, वो अनऑथराइज्ड एक्सेस होगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। ऑथराइजेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन तो एक बात समझ में आ गई, ऑथराइजेशन क्या होता है? हु कैन एंटर। जैसे मैंने अभी अभी आपको बात किया कि भैया जो चोर है उसके पास एक्सेस राइट नहीं है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक ही घर के अंदर 3 कमरे हैं, सही बात है, तो कौन किसके कमरे में जा सकता है, किसको कितना राइट है, किसको कितना एक्सेस है, वो पूरा एक्सेस राइट, वो पूरा एक्सेस कंट्रोल रखना, ऑथराइज करना कि तुम इतनी चीज के लिए ऑथराइज हो, तुम उतनी चीज के लिए ऑथराइज हो, तुम इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, तुम भैया इससे आगे नहीं देख सकते या जा सकते। ऐसी कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालना जरूरी हो जाता है क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिस्टम सबके लिए ओपन है। मैंने आगे चल के इसमें एग्जांपल भी दिया, बट चलो ठीक है, अभी थोड़ा बहुत जिक्र कर देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका स्कूल है, स्कूल में एज अ स्टूडेंट यू हैव योर लॉगिन पासवर्ड, तो आपको एक डैशबोर्ड दिखता है जो कि स्कूल इंटरफेस का ही होता है, और एक है भैया आपके कॉलेज का प्रिंसिपल। अब मुझे बताइए, प्रिंसिपल जो डिटेल्स आपके स्कूल की देख सकता है और आप एज ए स्टूडेंट जो लॉगिन करने के बाद अपनी डिटेल्स देखोगे, उसमें फर्क होना चाहिए कि नहीं?
डेफिनेटली व्यूज में फर्क होना चाहिए। उनको भैया बहुत ज्यादा लेवल ऑफ डिटेलिंग दिखनी चाहिए। आपको सिर्फ अपना भी दिख गया तो भी बहुत बड़ी बात है, अपनी डिटेल भी दिख गई, अपना अगर कुछ एडिट करना होगा एड्रेस फोन नंबर तो भी बहुत है, इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, ऑथराइजेशन, एक्सेस राइट, कि तुझे ये एक्सेस करने का राइट है, तुझे नहीं है, ये डिफरेंशिएशन क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं भैया वही CIA ट्राइड, है ना, वही जो तिगड़ी जिसके अभी बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा कर रहे थे, CIA। मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपके डेटा या इंफॉर्मेशन या मैसेजेस वॉट एवर यू कॉल इट, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज है। अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो यू आर मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, सीरियसली, बिकॉज ये मूलभूत जरूरत है। जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान की मूलभूत जरूरतें क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल, और क्या होता है, और ऐड होते जा रहा है कि नहीं इंटरनेट सही बात है कि नहीं, इसीलिए तो साइबर सिक्योरिटी की हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। कहीं किसी जगह पे चले जाए, मोबाइल डेटा नहीं चल रहा, भाई तेरा हॉटस्पॉट दे देना, भाई तेरा वाईफाई का पासवर्ड दे दे, मतलब वी हैव टू बी ऑल द टाइम गेटिंग कनेक्टेड विद इंटरनेट। तो मैं मोबाइल के साथ आजकल इंटरनेट भी ऐड कर ही लेता हूं। पता नहीं आगे चल के ऐसे भी मोबाइल्स आए जिनमें आपको बाय डिफॉल्ट इंटरनेट मिल जाएगा, बाय डिफॉल्ट, मतलब कोई रिचार्ज वगैरह करवाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अब ये मूलभूत जरूरत बन गई है ना। अब इसकी भी अपन पैसे जो है इतना ज्यादा लेवल में चार्ज नहीं करेंगे, कहने का मतलब इंटरनेट और सस्ता हो जाएगा। तो उसी तरीके से जो ये इंफॉर्मेशन या फिर डेटा या मैसेजेस जो भी आप ट्रांसफर करते हैं, उनकी सबसे मूलभूत जरूरत होती है, सबसे बेसिक नीड होती है, फंडामेंटल नीड होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे, इंटीग्रिटी मेंटेन रहे और अवेलेबिलिटी हमेशा रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोग अपने डिजिटल सिस्टम्स के बारे में भी बोल सकते हैं, नॉट जस्ट अबाउट इंफॉर्मेशन या डेटा, बट ऑल्सो सिस्टम, बट ऑल्सो डिजिटल सर्विसेज, इनके बारे में भी हम बातचीत कर सकते हैं। हमारे साइबर वर्ल्ड का ये जो तिगड़ी है, ये अगर मेंटेन रहेगी तो सब कुछ सही चल रहा है, ऐसा मान के हम चलते हैं। चलिए बात करते हैं क्या क्या चीजें आती है जी। C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I फॉर इंटीग्रिटी एंड A फॉर अवेलेबिलिटी। चलिए एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या, ओनली ऑथराइज्ड एक्सेस, बिल्कुल जैसे अभी मैंने अभी डिस्कस किया था, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। अगर स्टूडेंट को भी एक्सेस दे दिया प्रिंसिपल का तो कौन सी कॉन्फिडेंशियलिटी, सब कुछ सब देख सकते हैं ये क्या मैटर हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता। लेवल ऑफ भैया एक्सेस होना चाहिए ना, लेवल ऑफ एक्सेस रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, लेवल ऑफ एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए ना, कि भाई तू इतना देखेगा मैं इतना देखूंगा, क्योंकि मेरी अथॉरिटी ज्यादा है, मेरा ऑथराइजेशन ज्यादा है, मेरी पोजीशन हाई लेवल है, तो मैं कॉन्फिडेंशियलिटी ऐसे सबके सामने यूनिफॉर्मिटी नहीं रख सकता। कोई मैसेज भैया आपके दोस्त ने आपको भेजा तो वो आप तक ही पहुंचना चाहिए, उसी ने पढ़ना चाहिए। बीच में अगर कोई उठा के पढ़ लेगा तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म है। उसने बहुत ही धीरे धीरे आपको फुसफुसा के वो कान में बात बताई, लेकिन जो वो फुसफुसा रहा था उसके कान में एक डिवाइस लगी थी जो कि ऑन कॉल था और आपने जब वो फुसफुसाया तो वो ऑन कॉल जिससे बात कर रहा था उसको भी पता लग गया। मतलब आप बात समझ पा रहे हो सिचुएशन, ये भैया आपका दोस्त है, ये आप हो जो आप फुसफुसा रहे हो, लेकिन उसके कान में ईयरफोन लगा और वो ईयरफोन के थ्रू किसी और थर्ड पर्सन से कनेक्टेड है, मतलब उससे बातचीत कर रहा था, लेकिन आपने वो नजरअंदाज किया या आपने वो देखा नहीं। और जब आप उससे फुसफुसा रहे थे, नहीं इसको फुसफुसा, मेरी ड्राइंग खराब है यार, देखो इसको फुसफुसाना तो नहीं कहेंगे, थूक तो नहीं रहा था कान में वो तो वो फुसफुसा जब रहा था, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हुए बता रहा था कि तू सिर्फ सुन, तो वो बात किसी और को भी सुनाई दे रही थी। मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी की ऐसी तैसी हो रखी है यहां पे, आप बात समझ रहे हो। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। प्रिवेंट द डेटा लीक एंड प्राइवेसी ब्रीच, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, और जो कि यहां पे हो चुका है, खत्म हो चुका है किस्सा। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, इसके लिए डेफिनेटली आप इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स जो रहते हैं या पासवर्ड जो रहते हैं या ओटीपी जो रहते हैं वो हम लोग यहां पे मेंटेन करके रख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे व्हाट्सएप इंक्रिप्शन, आपने वो ऐड देखी व्हाट्सएप की यार, बड़ी फेमस ऐड आती है कि आई एम सेंडिंग द मैसेज बट ओनली दैट पर्सन विल सी, जिसको मैं भेज रहा हूं, बाकी व्हाट्सएप भी आपके मैसेजेस को नहीं पढ़ पाएगा। वहां पे कुछ अकड़म बकड़म कुछ तो अलग लाइक रैंडम कैरेक्टर्स दिखते हैं, आपका मैसेज कुछ इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जो है बाकी सबको दिखेगा, लेकिन आपको सही दिखेगा और रिसीवर को सही दिखेगा। दैट्स व्हाट द इंक्रिप्शन, और कई सारे एल्गोरिथम्स इसमें होते हैं। एटीएम पिन जैसे हो गया, मान लीजिए पैसे तब तक नहीं निकलेंगे जब तक आपके पास एटीएम कार्ड और उसमें वैलिड पिन नहीं होगा, जब तक आप एंटर नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं निकलेगा, यानी कि आप ऑथराइज्ड होंगे, आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल ही रहेगी। उसके बाद बात करते हैं इंटीग्रिटी की, यानी कि डेटा शुड रिमेन एक्यूरेट एंड अनचेंज्ड अनमॉडिफाइड टिल इट रीच द रिसीवर। सेंडर से मैंने कोई मैसेज भेजा और वो रिस्पेक्टिवली गया मेरा रिसीवर तक, तो भैया सेंडर से भेजा हुआ मैसेज रिसीवर तक जब तक पहुंचता नहीं है तब तक भैया वो सील पैक कंडीशन में होना चाहिए।
ना उसे ओपन किया जाना चाहिए, ना उसमें कोई छेड़छाड़ की जानी चाहिए। वो उसी एक्यूरेसी के साथ जैसे भेजा गया था उसी तक पहुंचना चाहिए। वो गेम आपने खेला है कि यार एक बात जो है मैं एक अपने दोस्त को बताता हूं, यहां मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने एक बात बताई, वो बात उसने सुनी, वो दूसरे को बताई, फिर वो बात उसने सुनी तीसरे को बताई, फिर चौथे को बताई। ऐसे 10 लोगों को बताने के बाद जो 10वां आदमी है, मैंने जब उससे पूछा बता भाई मैंने इनिशियली क्या बताया था, तो वो कुछ और ही बोलेगा। कई बार अपन ने ऐसा गेम खेला है ना, कुछ बता रहे हैं एंड वाइल द मैसेज इज गेटिंग ट्रांसफर्ड द इंफॉर्मेशन गेट्स करप्टेड, द इंफॉर्मेशन गेट्स मैनिपुलेटेड, और आखिर तक वो पहुंच के कुछ और ही हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एंड दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। वहां हम कहते हैं कि इंटीग्रिटी की बैंड बज चुकी है, जो हमें नहीं चाहिए। बिकॉज देखो, अगर आप डेटा को मॉडिफाई कर दोगे, अगर उसे चेंज कर दोगे, अल्टर कर दोगे, तो क्या होगा? मॉडिफाइड डेटा लीड्स टू रॉन्ग डिसीजन। अगर मैंने यहां पे सेंडर को बोला कि भैया कल पेपर है तैयारी करके रखना, एग्जाम है कल तैयारी करके रखना, और ये मैसेज उस तक पहुंचते पहुंचते किसी ने बीच में ही भैया अटैकर ने उठा लिया, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया और फिर उसको रीडाइवर्ट कर दिया रिसीवर तक। अब उसको मैसेज सुनाई दे रहा है अगले हफ्ते एग्जाम है, उस हिसाब से तैयारी करना। अब मुझे बताओ वो क्या डिसीजन लेगा? अरे एक हफ्ता है और हम तो ठहरे इंजीनियर, हम तो भैया एग्जाम के पहले कुछ घंटे पढ़ते हैं, बराबर है कि नहीं? कुछ घंटे, एक रात पहले वाले तो हम थे, या फिर हमसे भी पहले वाले थे अभी तो थोड़ा सा और एडवांस हो गए। अब एक रात वगैरह पहले थोड़ी ना, स्लीपिंग ब्यूटी हमको चाहिए भैया, ब्यूटीफुल दिखे इसलिए स्लीपिंग चाहिए। इस तरीके से ना सोना भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो एग्जाम से कुछ घंटे पहले ही प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा हो गया भैया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी अगर बात कहूं, मैंने कभी भी यार 1 नाइट बिफोर एग्जाम नहीं पढ़ाई किया। मैं थ्रू आउट द सेमेस्टर पढ़ाई करता था, हर दिन थोड़ा 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 पढ़ता था, और एग्जाम से एक रात पहले बहुत सुकून की नींद लेता था, क्योंकि ये जरूरी है, एग्जाम में स्ट्रेस फ्री रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ चीजें थी। खैर, तो अब ये भैया क्या करेगा? आराम से प्रिपरेशन करेगा, जबकि कल उसकी एग्जाम है। दैट्स हाउ द रॉन्ग डिसीजंस आर टेकन, एंड ऑब्वियस ही बात है उससे नुकसान ही होता है और कुछ तो नहीं होता। बाकी अगर आपको इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है, वो अगर चेक करनी है, वो मेंटेन रखने के लिए हैशिंग टेक्निक्स होती है, चेकसम्स होते हैं, जो आगे चल के हम देखने वाले, डोंट वरी। इसमें एग्जांपल जैसे कि सील्ड एग्जाम पेपर, जब भैया वो यूनिवर्सिटी बिल्डिंग से निकला था टिल द एग्जाम सेंटर बिल्डिंग तक वो पहुंचा है, तो सील जो है उस एग्जाम पेपर गट्ठे का, वो वैसा का वैसा रहना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा भी खुला हुआ होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। पैकेजिंग पे भी लिखा होता है ना, फूड पैकेजिंग पे, अगर भैया ये फूड पैकेजिंग थोड़ी सी भी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, ओपनड है, तो भैया इसको डिस्कार्ड कर दो या एक्सचेंज करवा लो, बराबर है कि नहीं? तो दैट्स अबाउट द इंटीग्रिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड देन द फाइनली अवेलेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। सिस्टम एंड डेटा शुड बी एक्सेसिबल वेन एवर एंड वेर एवर नीडेड। जब आप ऑनलाइन की दुनिया में हो तो इसमें वेयर एवर भी ऐड होना चाहिए। जब भी और जहां से भी हमको अपने सिस्टम या उससे रिलेटेड डेटा को एक्सेस करना होगा, तो वो अवेलेबल रहना चाहिए। इट शुड बी एक्सेसिबल। क्योंकि यहां पे देखिए ना, अपने को डाउन टाइम नहीं मांगता है। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल है, अब बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, सही बात है, अपना अपना लॉगिन करके क्रेडेंशियल के थ्रू बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और साइट एकदम बंद हो जाए, ठप हो जाए, चल नहीं रही है, रीचेबल नहीं है, क्या कर लोगे? इतनी मेहनत की बच्चों ने, इतने सालों की मेहनत उनकी है, बस कुछ 40-50 मिनट तुमसे भैया सिस्टम ऑन नहीं रखा जा रहा, अवेलेबल नहीं रखा जा रहा तुमसे। हो सकता है कि अटैकर्स भैया बहुत ज्यादा अननेसेसरी, रिलेवेंट, रिडंडेंट रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे, जिनको सर्व करने में आपका सर्वर जो है वो बिजी है। बाकी जो एक्चुअल वैलिड यूजर्स हैं, जो एक्चुअल वैलिड यूजर है, मतलब आप ऐसे समझिए ये आपका सिस्टम है और ये अटैकर से है ना अननेसेसरी बहुत सारे बम्बार्डिंग ऑफ इररिलेवेंट मैसेजेस, इररिलेवेंट रिक्वेस्ट आ रहा है, और आपका सिस्टम जो है वो व्यस्त हो रखा है इन्हीं को रिस्पॉन्ड करने में। जबकि एक वैलिड यूजर, जो कि भैया उसका एक काइंड ऑफ एक्सेस रखने वाला ऑथराइज्ड यूजर है, वो जब कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है या बहुत लॉन्ग टाइम क्यू में डाल दिया जा रहा है। यानी सिंपली इस यूजर के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम मौजूद ही नहीं है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज वॉट शुड बी अवॉइडेड। इसके लिए आप बैकअप सर्वर्स लगाओ, लगता है तो लोड बैलेंसिंग करो कि अगर इतना इररिलेवेंट लोड आ रहा है और एक ही तरफ से एक सिंगल पॉइंट से आ रहा है, तो उसको भैया मैनेज करने के लिए कुछ और सर्वर दे दो, या फिर कोई और उसको ब्लॉकिंग में डाल दो, या कुछ वेटिंग क्यू में डाल दो। लेकिन जो वैलिड यूजर्स हैं उनका लोड जो है या उनकी रिक्वेस्ट जो है उनको हैंडल किया ही जाना चाहिए। तो लोड बैलेंसिंग हो गया, बैकअप सर्वर्स हो गया, इनका आप इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। अब फिर आगे बात करते हैं हमारे एक और मॉडल की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट मी टेल यू, AAA, ट्रिपल ए मॉडल। इसमें 2 ए तो आप ऑलरेडी पता है, इनके बारे में थोड़ी बहुत हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि जो आपका फर्स्ट ए है, दैट इज ऑथेंटिकेशन, वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ यूजर।
ये हर बार होता है और ये होना भी चाहिए। जब भी आप एयरपोर्ट पे जाते हो या फिर कहीं भी ट्रैवल करते हो तो आपका जो आधार कार्ड है या आपकी जो आइडेंटिटी है, जो भी कार्ड आप यूज करते हो, तो वो हमेशा वेरीफाई किया जाता है कि ये वही यूजर है जो ट्रैवल कर रहा है, ये उसी के नाम पे है जो भी टिकट है। वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, और खास करके जैसे एयरपोर्ट बहुत ही हाईली क्लासिफाइड और सिक्योर जगह होनी चाहिए वो, तो ये चीज तो ऑथेंटिकेशन तो बनता ही, और वो एंट्री लेवल पे किया जाता है। एंड दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल, यू कैन सी इट योरसेल्फ। सिस्टम मस्ट नो हु इज एक्सेसिंग। ऑथेंटिकेशन का सबसे बड़ा जो एक फायदा आप कह सकते हो जो आपको मिलता है कि सिस्टम को हमेशा पता होता है कि उसे कौन एक्सेस कर रहा है, क्योंकि आपने पहले ही उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर दी है बिफोर लेटिंग हिम और हर इनटू द सिस्टम। पहले ही पता है भैया कौन जा रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रैक करने में भी बहुत इजी पड़ता है कि भैया कौन कब था, कहां से आया था, वो ट्रैक करने में भी इजी आता है। वो हम लोग आगे जो तीसरा ए है उसमें देखने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप पासवर्ड असाइन करते हो, ओटीपीज देते हो, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन, इसके थ्रू आप जो है ऑथेंटिकेट करते हो अपनी आइडेंटिटी कि भैया मैं एक जो है यूजर है, जो है एक ऑथेंटिक यूजर हूं, कोई फ्रॉडबाजी नहीं करने आया मैं यहां पे, कोई अटैक करने नहीं आया हूं, मैं सच में जेन्युइन यूजर हूं। उसके बाद बात करते हैं ऑथराइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया, डिसाइड व्हाट यूजर कैन डू एंड कैन नॉट डू। कितना वो देख सकता है, कितना नहीं देख सकता, कितना कर सकता है, क्या कर सकता है, कितना नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। इन बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो है वो ऑथराइजेशन देता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिवेंट द मिसयूज एंड प्रिवेंट द कॉन्फिडेंशियलिटी। बिल्कुल सही बात है। जो चीज भैया जिसको नहीं दिखनी चाहिए, अगर वो उसको दिख गई, ओरिजिनली जो इंटेंट था आपके उस इंफॉर्मेशन का, मतलब वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा है। जैसे कि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ये सबसे मेन है और सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव है, या फिर आप कह सकते हैं मेथड है, जिससे कि आप ऑथराइजेशन मेंटेन रख सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्टूडेंट और एडमिन डैशबोर्ड का, कि आपका जो स्टूडेंट जो देख सकता है उसका रोल अलग है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टूडेंट का रोल अलग होता है, एक लेट्स से आपके टीचर का रोल अलग होता है ना। आपके जो कर्मचारी हैं, जो क्या बोलते हैं एडमिन कर्मचारी है, उनका रोल अलग होता है, डीन प्रिंसिपल का रोल अलग होता है। तो जैसे जैसे आपका रोल अलग है, वैसे वैसे आपसे जो इंटरेस्टेड है, गौर से सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, जैसे जैसे आपका रोल अलग है वैसे वैसे उस रोल के हिसाब से आपका इंटरेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है वो आपको दिखना चाहिए। आप क्या मैनेज करने के लिए बने हो वहां पे। एडमिन का भैया जो एक्सेस है वो थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें मैनेज करता है। स्टूडेंट का जबकि इतना नहीं है, उसके ऊपर इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन की चीजें डिपेंडेंट नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी भैया स्टूडेंट डिटेल ही संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। बाकी एडमिन वाले को, प्रिंसिपल को, डीन को बहुत सारी चीजें संभालनी पड़ती है, बहुत सारे टास्क जो है उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो वो जो डिपेंडेंट टास्क है वो आपके डैशबोर्ड में विजिबल होने चाहिए। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए ऑथराइजेशन की। और आखिरी जो ए है दैट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब ट्रैकिंग द यूजर एक्टिविटी, कि ठीक है वो आ तो गया, एंट्री तो हो गई उसकी सिस्टम में, अब सिस्टम में आने के बाद वो क्या क्या कर रहा है। लेट्स से उसने पहले एक फाइल ओपन किया, फिर फाइल में कुछ मैनिपुलेट किया, फिर उसके बाद उसे क्लोज किया, फिर उसके बाद उसे कहीं ट्रांसफर किया, है ना, फिर अपलोड किया, फिर डाउनलोड किया, उसने क्या क्या गतिविधियां की है, उसे ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हेल्पिंग ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, कई बार अगर कुछ यार गड़बड़ या लफड़ा अगर हो जाए भैया कंपनी के अंदर, तो उसका ऑडिटिंग करने में, उसकी तह तक जाने में, इन्वेस्टिगेट करने में जो है काफी मदद मिलती है। परफॉर्मेंस एनालाइज करने में आपके जो यूजर्स का वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। इसको आप कर सकते हो थ्रू मेंटेनिंग द जो हमारे लॉग्स रहते हैं या मॉनिटरिंग सिस्टम्स रहते हैं, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग रहते हैं, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। इन सिस्टम रिकॉर्डिंग या इन सिस्टम मॉनिटरिंग एप्लीकेशंस भी होती हैं जो कि यूजर का जो बिहेवियर है या पूरी जो एक्टिविटीज है उसे ट्रैक करता है, कितना टाइम काम कर रहा है, कितना टाइम पास कर रहा है, किस स्पीड से वो काम कर रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है ट्रैक आउट की जा सकती है। अकाउंटिंग यहां पे होनी चाहिए। तो इन सिंपल अगर मैं ट्रिपल ए मॉडल को ऐसे 3 शब्दों में बताऊं तो पहला ए मतलब ऑथेंटिकेशन मतलब आइडेंटिफाई पहले करना, दूसरा मतलब आइडेंटिफाई करने के बाद क्या तुझे करना है, क्या नहीं करना, क्या परमिशन है, परमिट करना ऑथराइजेशन में, और आखिर में रिकॉर्ड करना, परमिट देने के बाद उसको रिकॉर्ड करना कि भाई अब तू क्या कर रहा है, तू क्यों कर रहा है। ऐसे सवाल आगे हम पूछ सके, इसलिए उसे ट्रैक करना, मॉनिटर करना, ये सब चीजें भैया इसके अंतर्गत आ जाती जो आपको समझनी है। अब बात कर लेते हैं कुछ साइबर अटैक्स की, साइबर थ्रेट्स जिसे हम कहते हैं। भैया टाइप्स क्या क्या है उसमें, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स अटैक, इन अ ब्रॉड कैटेगरी हम देखने वाले हैं। आगे चल के अगले जो अपने वन शॉट्स होंगे उनमें इसमें और डिटेल में गहन चर्चा करेंगे कि पैसिव के कौन से टाइप होते हैं, अटैक के कौन से टाइप होते हैं, वो आगे हम लोग और वन शॉट जो आएंगे उसमें देखेंगे। लेकिन अभी फंडामेंटल लेवल पे हमें यह समझना है कि जो भी आपके साइबर थ्रेट या अटैक होते हैं
वो पैसिव और एक्टिव, इनमें क्या समानता है, असमानता है, डिफरेंसेस हैं, क्या है भैया, मैटर क्या है, उसे बड़े डिटेल में अभी हम समझने वाले हैं। तो अगर आप गौर से यहां पे देखेंगे, इफ यू जस्ट सी पैसिव, मॉनिटरिंग ओनली, मतलब ये सिर्फ देखने का काम कर रहा है, पैसिव एक्ट है ये, पैसिव, इट्स नॉट एक्टिव एक्ट, इट्स अ पैसिव, कि भैया बस ताड़ रहे हैं हम, बस ताड़ा ताड़ी चल रही है, मॉनिटरिंग चल रही है कि कौन कहां जा रहा है, कब जा रहा है, बस नजर रखे हुए, जैसे कि वो अपने घर में सास बहू पे सास ऐसे नजर रखती है ना, कुछ बोलेंगे नहीं लेकिन नजर रखते हैं, अच्छा अभी ये काम कर रही है, अच्छा अभी वो काम कर, वो कैसे नजर रखते हैं, वैसे ही सेम मॉनिटरिंग का जो काम है वो पैसिव एक्ट यहां पे कहलाता है। एक्टिव एक्ट मतलब डायरेक्ट, यहां पे डायरेक्ट, ये टी कहां जा रहा है, इधर आ जा मेरे भाई, डायरेक्ट मॉडिफिकेशन, डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट मॉडिफिकेशन, सीधा भैया घुस के मारने की बात यहां पे की जा रही है। यहां पे हम सिर्फ फोकस करते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे, कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी लॉग्स हैं, जो भी मॉनिटरिंग रिकॉर्ड्स हैं, उनको सिर्फ गैदर करना, सिस्टम की इंफॉर्मेशन को गैदर करना। यहां पे हम बात करते हैं कि सिस्टम को पूरी तरीके से डिसरप्ट कर देना, खत्म कर देना, निस्तनाबूद कर देना। यहां बात होती है नो डेटा चेंज, जैसे इससे पहले भी मैंने कहा है कि छेड़छाड़ नहीं करनी भैया, सिर्फ देखना है, बस देखना है, ताड़ना है, बस, इसमें कोई डेटा चेंज नहीं करना। लेकिन इसमें डेटा अल्टरेशन तो बहुत नॉर्मल बात है, यहां सिस्टम खड़े खड़े सिस्टम अल्टरेशन अपन डिसरप्ट कर देते हैं, पूरा खत्म कर देते हैं। डेटा अल्टरेशन तो बहुत नॉर्मल सी बात है, वो तो होती ही है। एक्टिव अटैक्स में डेटा अल्टरेशन पहली चीज है जो भैया ज्यादातर तौर पे फोकस में रखी जाती है। हार्ड टू डिटेक्ट, यस। अब जब भैया सिर्फ कोई दूर से ताड़ाताड़ी कर रहा है तो उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है यार, कि कौन, अब चारों तरफ तो अपनी नजर होती नहीं भैया कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, बराबर है कि नहीं। तो वैसे सिस्टम के रिलेटेड जस्ट अगर कोई नजर रखे हुआ है तो उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन गौर से सुनिए, अगर भाई साहब कोई डायरेक्टली इंट्रूड कर रहा है, कोई अगर घुस के मार रहा है, तो पता चलता है क्योंकि वो निशान छोड़ रहा है, वो अल्टरेशन कर रहा है। मुझे पता था मेरा सिस्टम का पहला स्टेट, इनिशियल स्टेट क्या था, और अब ये अटैक के बाद का मेरा स्टेट क्या है, फर्क क्लियरली दिख रहा है, मतलब डिटेक्ट कर लिया है कि कुछ तो अनयूजुअल सा यहां पे अटैक हुआ है, एक्टिव अटैक दिखाई देते हैं, ये समझना है। और यहां ज्यादा फोकस आपका कॉन्फिडेंशियलिटी पे होता है, कि भैया कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करना है, पैसिव अटैक में कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक करना है, कि अपन देख रहे हैं, जो मुझे नहीं देखना चाहिए वो मैं देख रहा हूं, और बहुत इजीली मैं वहां पे सारी चीजें मॉनिटर भी कर रहा हूं जो एक्चुअल में कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, बट वो ब्रेक हो गया। और यहां पे ज्यादातर एक्टिव अटैक में आपका फोकस रहता है कि जो डेटा की इंटीग्रिटी है उसे तोड़ दिया जाए, डेटा को मॉडिफाई किया जाए, अल्टर किया जाए, अवेलेबिलिटी जो है उसे डैमेज किया जाए, सर्वर्स आपके वैलिड यूजर के लिए अवेलेबल ना रहे। कैसे, जब आप वहां पे अटैक करोगे, जैसे कि भैया आपका डिनायल ऑफ सर्विस जो अटैक होता है, वो यहां ये फोकस में रहता है कि इसे इंपैक्ट किया जाए एक्टिव अटैक्स में। अब एग्जांपल के तौर पे बात करें तो ईव्स ड्रॉपिंग, वही चीज यार, मतलब साइलेंटली सुनना कि यार ये उससे क्या बात कर रहा है, बिना ये पता लगे कि भैया हम सब सुन रहे हैं, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी की बैंड बज चुकी है। बात समझ रहे हो ना, वही ईयरफोन वाला एग्जांपल, उसको लग रहा है कि मैं विस्पर कर रहा हूं उसके कान में, लेकिन ईयरफोन की वजह से वो सुन रहा है जिसने सुनना नहीं चाहिए, तो वो ईव्सड्रॉपिंग हो जाता है। यहां पे अगर आप एक्टिव की बात करोगे तो यहां पे ऑब्वियस ही बात है, डायरेक्टली मालवेयर लेके उतर जाते हैं आपके सिस्टम के अंदर, भैया इस सिस्टम की धज्जियां उड़ानी है। फिर डीडॉस मतलब आपका वही, जैसे बताया कि डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, जहां पे आपके इररिलेवेंट, कोई जिसकी जरूरत नहीं है, ऐसे रिक्वेस्ट्स आपके सर्वर सिस्टम की ओर आ रहे हैं जिस वजह से जो आपके वैलिड यूजर्स हैं, जिनको रिस्पांस सच में मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल पा रहा। आप इसे ऐसे देख सकते हैं एक रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे एक शॉप है, एक दुकान है, ठीक है। इस शॉप में बेचारा एक ही आपका शॉप ओनर है, किराने की दुकान है लेट्स से, ठीक है। और आप जो है शक्कर लेने जा रहे हो, आप क्या लेने जा रहे हो, शक्कर लेने जा रहे हो, सही बात है। तो आप शक्कर लेने गए, लेकिन आपने ओ माय गॉड सर को हाथ लगा लिया, जैसी दुकान को दूर से देखा आपने, यहां पे भैया भीड़ लगी हुई है लोगों की, मतलब लाइन भी नहीं, भीड़। लाइन एक अलग बात होती है, भीड़ एक अलग बात होती है। इट्स अनऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ अ मॉब जो कि आपके वहां पे खड़ी है। और क्या मांग रहे हैं, वो बोलता है यार एक पेंसिल सेल दे देना, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला बोलता है यार एक फर्नीचर का एक सोफा पीस दे देना, ये बोल रहा है कि यार आप यहां पे मुझे वायरिंग दे दो ना, ये बोल रहा है मेरे को नल का, वो नल का जो टॉप होता है वो दे दो ना। भाई किराने की राशन की दुकान है ना, उसमें तुम क्या रिक्वेस्ट लेके आ रहे हो, लेकिन फिर भी ना बोलने के लिए कम से कम खड़ा तो रहना पड़ेगा ना शॉपकीपर को। और यहां बहुत सारी भीड़ आ गई है, तो उस वजह से क्या होता है, आप जो एक्चुअल जेन्युइन एक यूजर हो, शक्कर जो मांगने आ रहे हो एक वैलिड रिक्वेस्ट के साथ, वो कभी आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपसे पहले ही इतनी भैया भीड़ लगी हुई है जिसको संभालते संभालते शॉपकीपर के भैया पसीने छूट रहे हैं।
ये बात आपको समझनी है। दैट्स व्हाट द डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज। और बाकी ये तो टर्मिनोलॉजी भी क्लियर हो ही जानी चाहिए कि जब मैं पैसिव अटैकर की या पैसिव अटैक की बात करता हूं तो इट्स लाइक अ साइलेंट ऑब्जर्वर। अपन बोलेंगे कुछ नहीं लेकिन सुनेंगे फुल फॉर्म में और बाकी यहां पे एक्टिव इंट्रूडर, हम घुसेंगे भी और काम खराब करेंगे भी ये एक्टिव इंट्रूडर है, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा सीवियर होता है, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया ना, इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी के साथ यहां पे खिलवाड़ हो रहा है, तो ये थोड़ा ज्यादा सीवियर सीरियस होता है क्योंकि इसके परिणाम सामने दिखाई दे रहे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं भैया कुछ सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स की। इसके ऊपर ज्यादातर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इन प्रिंसिपल्स, इनके नामों और इनके एग्जाम्पल और इनके कामों के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द डिजाइन फंडामेंटल। वॉट एवर द सिक्योरिटी आर्किटेक्चर या फिर सिक्योरिटी फंडे जो आप डिजाइन करना चाहते हो, उसके लिए आपको बेसिक सिक्योरिटी प्रिंसिपल पता होने चाहिए। मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक यू आर फॉर्मिंग अ गेम। आपको एक गेम बनाना है, जैसे अब ये स्क्विड गेम आया था ना, कितने सारे हमने गेम देखे। अब आपको एक गेम बनाना है, लेकिन पहले आपको उस गेम के नियम कानून तौर तरीके प्रिंसिपल से अवगत होना जरूरी है कि नहीं? तभी जाके आपको पता चलेगा कि इस गेम का ढांचा क्या होना चाहिए, टाइमिंग क्या होना चाहिए, प्रॉप्स क्या होने चाहिए, जगह कितनी होनी चाहिए, लाइटिंग क्या होनी चाहिए, बराबर है कि नहीं? इतनी सारी चीजें आपको जब डिजाइन करनी होती है तो पहले ये नियम कानून तौर तरीके तो पता होने चाहिए। तो ऐसे कुछ टॉप 9 सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स मैं आपके सामने लेके आ गया हूं, जिसको मैं वही सेम एनालॉजी रियल लाइफ रिलेटेबल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लीस्ट प्रिविलेज, नॉट होल और कंप्लीट प्रिविलेज। लीस्ट प्रिविलेज मतलब क्या? लिमिटेड रूम कीज। इसे आप ऐसा समझो जैसे कि आपका वही घर का एग्जाम्पल, हाउस का एग्जाम्पल अपन ने लिया था। आपके घर में सभी कमरों की चाबी किसी के पास नहीं है, या फिर लेट्स से एन एग्जांपल ऑफ स्कूल। आपके स्कूल में एक पर्सन के पास सभी कमरों की चाबी, डीन के कमरे की चाबी, प्रिंसिपल के कमरे की चाबी, एडमिनिस्ट्रेटर के कमरे की चाबी, टीचर स्टाफ रूम की चाबी, क्लासरूम की चाबी, सबके कमरे की चाबी उसके पास है। यह गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा है यानी कि उसके पास पूरा कंप्लीट प्रिविलेज्ड एक्सेस है आपके सभी कमरों का। इसीलिए लिमिटेड होना चाहिए कि भाई तेरे पास लिमिटेड रूम कीज होंगी, तू जितने के लिए जो काम करने के लिए ऑथोराइज्ड है सिर्फ उतने की ही तू सिर्फ एक काम करेगा, क्लासरूम के भैया जो दरवाजे हैं वो खोल के रखना बस। बाकी टीचर्स के पास उनकी स्टाफ रूम की की होगी, डीन के पास उसके कमरे की जो ऑफिस है उनका उसकी की होगी, प्रिंसिपल के पास उनके ऑफिस की होगी। दैट्स हाउ आई एम टेलिंग यू, लिमिटेड इज गुड। कंप्लीट प्रिविलेज, होल प्रिविलेज इज डिस्टॉर्टिंग योर होल सिस्टम, रिस्किंग योर होल सिस्टम। तो ये एक प्रिंसिपल है। डिफेंस इन डेप्थ, मल्टीपल सिक्योरिटी लेयर। बिल्कुल, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर है, आपका हाउस है जो एक सोसाइटी में बिलोंग करता है, तो देयर शुड बी बेसिकली मेनी लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन। मल्टी सिक्योरिटी लेयर होना चाहिए। जैसे सबसे पहले आपका सोसाइटी का मेन गेट, उसे पार करने के बाद आपका सिक्योरिटी गार्ड, उसे पार करने के बाद आपके जो विंग्स होती है सोसाइटी में, ए विंग बी विंग, तो आपके विंग का गेट, उसके बाद आपके रिस्पेक्टिवली जो मेन आप लाइक आपका क्या बोलते हैं उसको, फ्लैट है ना, फ्लैट सिस्टम में ही ना भैया अपन, तो फ्लैट। तो जैसे आपका भैया रिस्पेक्टिवली आप विंग के अंदर एंटर करते हो, आपका फ्लैट का सेफ्टी डोर, फिर उसके बाद उसका मेन डोर, फिर उसका लॉक। इतने सारे आपने डेप्थ में जो है सिक्योरिटी लगा रखी है, डिफेंस सजा रखी है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फेल सेफ डिफॉल्ट। मतलब भैया यहां पे मेरा सिक्योर डिफॉल्ट क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मेरा दरवाजा जो है वो मैंने ऐसे जस्ट हवा से बंद नहीं हो जाता, तो जब हवा से बंद हो जाता और बंद हो गया, नाउ एट दैट पॉइंट सिक्योरिटी क्या है? व्हाट इज द सिक्योर बाय डिफॉल्ट? लॉक्ड बाय डिफॉल्ट। अगर आप किसी भी रूम को या दरवाजे को या घर को या सोसाइटी को अगर कह रहे हैं कि इसकी सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट क्या है, तो यार पहला तो लॉक है, इसे पहले तो लॉक करना बाय डिफॉल्ट, वो तो भैया एक सिक्योर कंडीशन होनी ही चाहिए, ये बात समझिए। उसके बाद इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज्म, मतलब सिंपल बट स्ट्रॉन्ग लॉक, यानी कि आप जो भी अपने रिस्पेक्टिवली सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हो अपने दरवाजे पे, लेट्स से एक लॉक बना रहे हो, तो लॉक जो है वो सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट एंड यूज होना चाहिए बाय द यूजर, बट एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग, मजबूत भी होना चाहिए। कोई फायदा नहीं है कि अगर आपने एक ऐसा लॉक बना दिया जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें बहुत सारे न्यूमरस अमाउंट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व है, और एट द सेम टाइम वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, वो एकदम फ्रजाइल है, एकदम नाजुक है। तो इसीलिए आपको
सिंपल चाहिए, इजी टू यूज चाहिए और स्ट्रांग चाहिए लॉक। ये अपन बात यहां पे कर रहे हैं और डिजाइन फंडामेंटल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। कंप्लीट मीडिएशन मतलब चेक एवरी एंट्री। जैसे मैंने अभी आपको कहा ना कि बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो आपका जैसे गेट पार हुआ, आपका सिक्योरिटी गार्ड वहां पे सोसाइटी का बैठा होता है, तो सिक्योरिटी गार्ड मस्ट सी एवरीवन्स आईडी और कार्ड कि भैया सबकी चेकिंग होगी। जो भी भैया मुझसे पार होके जाएगा तो वहां पे कंप्लीट मीडिएशन ऑपरेट करेगा आपके सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू। उसके बाद ओपन डिजाइन, ये तो बड़ी कमाल की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक लॉक डिजाइन मतलब देखिए, आपको भी पता है, ये देखो जी ये लॉक है कि नहीं, है कि नहीं, इधर देखो चाबी का एरिया है ना, ये आपको भी पता है लॉक है, ये मेरे को भी पता है लॉक है। ये पब्लिकली अवेलेबल डिजाइन है लॉक की। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत लाइक स्क्वायर, सर्कल, ओवल, बड़ा छोटा ये कर सकते हो, लेकिन पब्लिकली अवेलेबल आपके पास यही डिजाइन है, यही लॉक है, बराबर है। पब्लिकली भले ही लॉक डिजाइन आपके पास मौजूद हो, लेकिन क्या उसको किसी भी चाबी से खोल सकते हैं? नहीं। जो उसका की डिजाइन होता है वो पब्लिक नहीं, वो सीक्रेट होता है, वो प्राइवेट होता है। सो द लॉक डिजाइन इज पब्लिक, but the key design or the key thing of that respective lock to open it or to lock it is secret, is private. That's what you need to understand. नहीं तो भैया ऐसा तो होता कि किसी भी चाबी से कौन सा भी ताला खोल लो, इसमें कौन सी सिक्योरिटी है, ये प्रिंसिपल पता होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज, स्प्लिट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। अगर देखिए आपके घर में आपने सिक्योरिटी लेयर्स बहुत सारे लगा रखे हैं, सेफ्टी डोर लगाया है, मेन डोर है, उसकी चाबियां हैं, आपके पास अलार्म सिस्टम्स हैं, आपके पास कैमरा सर्विलेंस सिग्नल्स हैं, तो भैया आपके घर में जितने लोग रहते हैं सब में वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट दो, दैट इज अ बेटर। क्योंकि देखिए आप हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो बी ऑनेस्ट ना, कमेंट में बताइए, बी ऑनेस्ट। जब भी घर से बाहर निकलने का टाइम आता है तो चाबी किसके पास होती है? पापा जी के पास होती है। वो लगाते हैं, वो सब कुछ चेक करते हैं, टीवी वगैरह सब बंद है क्या, अलार्म सिस्टम वगैरह सब सही है क्या, है उसके बाद हमारा जो सीसीटीवी सर्विलेंस है वो सब काम कर रहा है क्या, फिर चाबी भी लगाना है, लॉक भी करना है, 3 बार लॉक हुआ है कि नहीं, फिर सेफ्टी डोर लॉक हुआ है। एक आदमी के ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हो तो चूक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन आ जाता है। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर आप ये सोचोगे, तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट दिया जाए और वो सब अपने अपने पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर एक तरीके से फुलफिल करे, तो उसमें चूक होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसीलिए स्प्लिटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू अंडर द सिक्योरिटी, द साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स। लीस्ट कॉमन मैकेनिज्म, नो मास्टर की। लीस्ट कॉमन मैकेनिज्म मतलब भैया एक चाबी से सारे सोसाइटी के फ्लैट के दरवाजे खुल जाएंगे ना, कोई मास्टर की नहीं होनी चाहिए कि भैया एक की लेके घुसो, इस घर में मिला के कुछ नहीं, चलो ऊपर वाले देखते हैं, इस घर में मिला नहीं, और इस घर में है चलो खोलते हैं। ये क्या चल रहा है भैया? ये तो खिलवाड़ चल रहा है सिक्योरिटी को लेके। तो इसीलिए भैया नो मास्टर की शुड बी ऑपरेटेबल इन द रिस्पेक्टिव लॉक्स। उसके बाद भैया जीरो ट्रस्ट, ये देखो ये अंतिम सत्य है इसलिए इसको लास्ट में लिखा हुआ है, ये अंतिम सत्य है। चाहे कोई भी हो, घर में आने वाला कोई भी हो, आपके पास घर के बाहर वो रहता है ना, वो कैम रहता है ना, कैम डिवाइस, कैम कैप्चर, वो क्या करता है, जैसे कोई घर में आया बेल बजाता है तो आपको वहां पे ना डोर खोलने से पहले दिख जाता है कौन है। तो चाहे भैया वो रिश्तेदार हो, फ्रेंड हो, या कोई स्ट्रेंजर हो, या कोई डिलीवरी बॉय हो, या कोई भी हो, पहले हमेशा दरवाजा खोलने से पहले वेरीफाई करना है कि वो कौन है, वो ऑथेंटिक पर्सन है या नहीं, फिर ही दरवाजा खोलना है, नहीं तो नहीं। दिस इज द जीरो ट्रस्ट पॉलिसी, जीरो ट्रस्ट प्रिंसिपल दैट यू हैव टू ऑलवेज कैरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट चीज इसलिए मैंने यहां पे रखी हुई है। उसके बाद एक आखिरी चीज इस वन शॉट की अभी हम देखेंगे, उसके बाद और भी गहन चर्चा अलग अलग वन शॉट्स में हम करने वाले हैं। रिस्क मैनेजमेंट बेसिक्स। हाँ, जब भैया सिक्योरिटी की बात आती है तो सबसे पहले रिस्क की भी तो बात करनी चाहिए ना। सिक्योरिटी की तो चलो बातें हमने बहुत सारी कर ली, लेकिन सिक्योरिटी किससे, क्या रिस्क है, रिस्क के बेसिक क्या है, रिस्क को मैनेज करने के व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड बी नोइंग, द टर्म्स दैट यू शुड बी नोइंग, द कॉन्सेप्ट दैट यू शुड बी नोइंग। इसके बारे में थोड़ी अभी इस वन शॉट में आखिर में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो एसेट आइडेंटिफिकेशन। भैया खतरा किसको है जैसे पहले मैंने एसेट बोला था हाउस, खतरा घर के अंदर है, सोना वगैरह रखा है, घर की बहुत पेशकीमती चीजें जो है घर में रखी हुई है, तो वो एसेट है। व्हाट टू प्रोटेक्ट, एसेट आइडेंटिफिकेशन मतलब सबसे पहले इस प्रश्न को उत्तर दो कि तुम्हें बचाना क्या है, व्हाट टू प्रोटेक्ट। थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, पॉसिबल डेंजर क्या है, तुम्हें किससे बचाना है। पहले तो हम लोग एसेट को आइडेंटिफाई करते हैं कि तुम्हें क्या बचाना है, दूसरे प्रश्न को उत्तर हमें देना होता है रिस्क मैनेजमेंट में कि तुम्हें किससे बचाना है। जैसे थीफ होता है, थीफ पॉसिबली क्या कर सकता है भैया, चोरी कर सकता है, तो वो पॉसिबल डेंजर को आपको आइडेंटिफाई करना है।
वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन, और फिर तीसरी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो है वल्नरेबिलिटी, कि अब ठीक है हमें ये पता चल गया कि क्या बचाना है, किससे बचाना है। अब रिस्पेक्टिवली हमें ये ढूंढना है कि वीक पॉइंट्स क्या है, वीकनेस क्या है, जिसको एक्सप्लॉइट करके जो है, मतलब जिसका फायदा उठा के बेसिकली जो वो थ्रेट है वो अपना काम कर सकता है और रिस्क को अंजाम दे सकता है। तो वीकनेस हमें पहले पता करनी होगी। रिस्क जो रहता है अपना, उसकी जो वीकनेस, बेसिकली वल्नरेबिलिटी आपके रिस्क को हैपन होने से बढ़ा देती है। रिस्क कैन हैपन वेरी पोटेंशियली एट अ हाई रेट इफ द वल्नरेबिलिटी इज नॉट डिटेक्टेड एट द राइट इनिशियल मूवमेंट। ये बात समझनी है। जैसे रिस्क मतलब आपकी रॉबरी होना, तो अगर आपने, भैया वो मैंने बोला था ना खिड़की खुली छोड़ देना, अगर आपने अपनी वल्नरेबिलिटी खिड़की खुली छोड़ दी, अगर ये नहीं आइडेंटिफाई किया, तो रिस्क यानी कि आपकी रॉबरी जो है होने के चांसेस बहुत गुना बढ़ जाते हैं। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। उसके बाद रिस्क असेसमेंट। अब हम रिस्क की असेसमेंट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि रिस्क मतलब चोरी है ना, तो हम क्या करते हैं, असेस करते हैं कि चोरी होने का चांस क्या है। मतलब वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है ना, कि यार अपना जो एरिया है वो कितना सिक्योर है, यहां स्ट्रेंजर्स का आना जाना कितना है, ये पब्लिक एरिया है या नहीं, मतलब इसमें जो ट्रांसपोर्ट्स है, जो लोगों का आवन जावन है कैसा है, या सुनसान एरिया है। इसके बेसिस पे चांस आपके होते हैं। इंपैक्ट, अगर मान लो चोरी हो गई तो ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, इंपैक्ट क्या हो सकता है हमारे लाइफ पे, एज अ यूजर लाइफ पे क्या इंपैक्ट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है। तो ये सारा रिस्क का असेसमेंट आपको करना आना चाहिए। रिस्क एनालिसिस मतलब क्या, हाउ सीरियस इज द रिस्क। कई बार होते हैं ना, कुछ रिस्क होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं। लाइफ में बहुत सारी ऐसी रिस्क होती है जो छोटी मोटी होती है, ठीक है ले लेते हैं, चले जाते हैं, थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं, आज टेस्टी लगा। ऑल्दो यू नो फ्रॉम योर गट हेल्थ इट इज रिस्की। बहुत ज्यादा खाना खा लोगे तो पेट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा पेट की बीमारी हो सकती है, लूज मोशन हो सकता है, लेकिन ये छोटा रिस्क है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज मजेदार खाना बना था, ज्यादा खा लिया, आज कुछ मुझे जूस मिला था, मैं ज्यादा पी लिया, शक्कर मैंने बहुत ज्यादा ले ली, तो ये छोटे छोटे रिस्क है। तो आपको ये बेसिकली एनालाइज करना है। कुछ बड़े रिस्क, जैसे अभी रॉबरी की बात की, ये बड़ा रिस्क है भैया, नहीं नहीं नहीं, इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हेल्थ, तो हेल्थ भी भैया अपनी खराब हो सकती है अगर कोई अटैक सामने से कर दे रॉबरी करते हुए, और प्लस भैया जो जान मान की हानि जिसे अपन कहते हैं, वो सारी चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल है। तो ये एनालाइज करना। रिस्क को ट्रीट करना, कैसे ट्रीट करें, डिसाइड द एक्शन, क्या क्या चीजें हमने करनी चाहिए। अब इसमें भी दो चीजें आती है, ट्रीटमेंट या फिर प्रिकॉशन। प्रिकॉशन जो है वो आप रिस्क से पहले लेते हो, और ट्रीटमेंट यानी कि कुछ होने के बाद ही तो उसे ट्रीट करते हो ना। आप प्रिकॉशन के तौर पे अपन क्या कर सकते हैं, रिस्क प्रिकॉशन, कि भैया कैमरे लगा दो, दरवाजे खिड़कियां बंद रखो, अलार्म सिस्टम लगा दो, बराबर है कि नहीं, सिक्योरिटी गार्ड लगा दो। ये सारी वो चीजें हैं जो प्रिकॉशन के तौर पे हम ले सकते हैं, जिससे कि हम बड़ी चैन की नींद सो सकेंगे। ट्रीटमेंट वाला भी एक पार्ट आता है जो कि बाद वाला पार्ट है, कि डिसाइड द एक्शन। अब हो गया, जो नहीं होना था, रॉबरी नहीं होनी थी, वो हो गया, अब क्या करें, आप कंप्लेन करो। कंप्लेन करने के लिए कहां जाना है, कब जाना है, कितने डिटेल्स के साथ कंप्लेन करने के लिए जाना है, एविडेंस के साथ कंप्लेन करने के लिए जाना है, ताकि सामने वाला अपने ऊपर विश्वास रख सके। ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद रिस्क मिटिगेशन, यानी कि रिड्यूस द डैमेज। जितना भी हो सके, जो भी रिस्क के थ्रू हमें डैमेज हो सकता है, उसको कम करने की कोशिश करो। वॉट एवर द मेजर्स, वॉट एवर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू इट एट दैट मोमेंट इटसेल्फ, ताकि आप उसके डैमेज को कम से कम करने की कोशिश कर सको। रिस्क ट्रांसफर, ये तो सबसे बढ़िया चीज है। शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्टली इंश्योरेंस करवा लो, घर का, गाड़ी का, या जो भी भैया आपके एसेट्स हैं उनका डायरेक्टली इंश्योरेंस करवा दो, कि अगर भैया कुछ हो जाता है, वैसे तो ना हो, लेकिन अगर मान लो कुछ हो जाता है, तो भैया हमारे कंधों पे ज्यादा बोझ नहीं रहेगा। सीधा जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योर हमें कर देगी, हमको जो भी उसका कंपनसेशन है या ढूंढना होगा या फिर लाना होगा वापस, वो सब वो देख लेंगे। हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमने सीधा रिस्क जो है ट्रांसफर कर दिया हमारे कंधे से इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। ये बात समझनी है। रिस्क एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट स्मॉल रिस्क। यस, आपको कई बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल यार देखो, अब मेरा घर है, उसमें गार्डन एरिया भी है, गार्डन एरिया भी है। अब गार्डन को तो लॉक नहीं करके रख सकते ना यार, वो तो ओपन एरिया होता है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो वहां रिस्क है, बट वो छोटा रिस्क है, चलता है, उसे एक्सेप्ट कर लेना होता है कि हाँ ठीक है गार्डन ही है, उसमें कौन सी इतनी अपन ने बड़ी चीज रख दी है, तो वो एक छोटा रिस्क है, उसे एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। लेकिन जो बड़ा रिस्क है, यानी कि आपके चार दीवारी के अंदर का एरिया कंट्रोलेबल रहना चाहिए। और आखिर में अभी लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग, कंटिन्यूअस चेक। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअसली आपके घर के अंदर या बाहर जो भी सर्विलेंस है, जो भी भैया हमारे सिक्योरिटी दादा हमारे खड़े हैं वहां पे, वो जो पूछताछ कर रहे हैं, वो जो भी एंट्री एग्जिट मॉनिटर कर रहे हैं, और रिस्पेक्टिवली हर एक चीज को रिव्यू करना कि कौन सा सही था, कौन सा गलत था,
बराबर है। ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए ना कि यार ऐसा थोड़ी ना कि आपका जो सिक्योरिटी दादा है वो किसी को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, हाई सिक्योरिटी कोई अलाउ नहीं, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। अभी तो मैंने सामान मंगाया था 10 मिनट डिलीवरी पे, वो घर पे क्यों नहीं आ रहा, 30 मिनट हो रखे हैं, उसको छोड़ नहीं रहा सिक्योरिटी भाई साहब हमारे। आप बात समझ रहे हो? तो वो रिव्यू करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मॉनिटर भी करो, रिव्यू भी करो, सही को सही और गलत को गलत भी बोलो, और उस हिसाब से एडजस्ट भी करो आपके मॉनिटरिंग प्रिंसिपल्स को। ये वो सारी बातें आ जाती हैं जो कि अपन ने बेसिक रिस्क मैनेजमेंट में जो आपको पता होनी चाहिए वो सारी चीजें हमने देखी, और यही वो हमारा वन शॉट था जिसमें हमने सारे साइबर सिक्योरिटी के जो भी फंडामेंटल नियम कानून तौर तरीके, उसकी दुनिया जो थी वो क्या है, उसमें क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। अगर वो ना हो तो क्या हो, ये सारे प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बताया है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अगर समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ। एंड बहुत 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 तहे दिल से रिक्वेस्ट करते हुए मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करते चलिए 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को। प्लीज़ दोस्तों, अपना ही चैनल है, मैं पूरे दिल से मेहनत करता हूँ कि यार आपको एक ऐसा कंटेंट दे जो आपको शायद कहीं और ना मिले, और टॉप नॉच कंटेंट हो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ये जो अभी नोट्स आप देख रहे हैं इसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली उसको डाउनलोड करके अपने एंड पे जो है देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। बस यही तक था भैया इस वन शॉट का सफ़र। बाकी अगले वन शॉट में और भी कुछ पहलू साइबर सिक्योरिटी के जो है हम एक्सप्लोर करेंगे। हाल फिलहाल के लिए थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं जी अगले वन शॉट में।